Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Everyone, तो इस वीडियो में BPCC 103 की यूनिट 2 के सेकंड पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। पहला पार्ट ऑलरेडी वीडियो उसकी मैंने डाल दी है, तो आप जाकर के उससे देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी है। और इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एथिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्म्स, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब हमने कवर कर लिया है पहले पार्ट में। और अब हम एथिक्स इसके कवर कर रहे हैं। जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं तो कुछ हमारे एथिक्स होते हैं, जैसे रिसर्च के भी कुछ एथिक्स होते हैं, है ना। वैसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट के भी कुछ एथिक्स होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं, जो कि हमारी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उसने बनाए हैं। तो वो हमें पढ़ने हैं अब इसमें। तो जो हमारी फर्स्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट के एथिक्स है वो क्या है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट शुड बी डन बाय ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ओनली। जो भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट हम करवा रहे हैं वो कोई सिर्फ ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है, कोई भी एरगर इंसान कोई नहीं कर सकता, सिर्फ ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द फैक्ट दैट यू वुड नॉट वांट अ पर्सन विदाउट अ ट्रेनिंग इन मेडिकल डिग्री टू इंटरप्रेट योर ब्लड रिपोर्ट। जैसे कि आप नहीं चाहोगे कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं है वो आपकी ब्लड रिपोर्ट को इंटरप्रेट करे, उसको पढ़े। तो वैसे ही कोई भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट के अलावा और कोई भी इंसान नहीं कर सकता। कोई ट्रेनी ही कर सकता है जिसने साइकोलॉजी पढ़ी हो, जिसके पास डिग्री हो, है ना, जो एक जिसको साइकोलॉजिस्ट कहा जा सके, वही इंसान जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकता है। सेकंड क्या है, इट इज़ अनएथिकल टू यूज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट विदाउट हैविंग अ फॉर्मल डिग्री एंड ट्रेनिंग ऑफ द सेम। और ये अनएथिकल है कि अगर आप कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट किसी भी इंसान के ऊपर कर रहे हो बट आपके पास कोई भी फॉर्मल डिग्री नहीं है उसको लेकर के, ठीक है, साइकोलॉजी में कोई आपके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है, आपको नहीं पता कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे करते हैं, बस आपने यूट्यूब पे अगर थोड़ी बहुत वीडियोस देख लिया, आपको क्लियर उसके बारे में इन डेप्थ कोई नॉलेज नहीं है, आपने बस थोड़ा सा उसके बारे में कुछ पढ़ा और आप साइकोलॉजिकल टेस्ट अपना रहे हो, ठीक है, लगा दे रहे हो किसी भी व्यक्ति पर, तो वो क्या, वो गलत है, वो अनएथिकल है, वहाँ पर आपके ऊपर केस भी हो सकता है। द साइकोलॉजिस्ट शुड नो अबाउट द टेस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट है उसको टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन प्रोसीजर, कि कैसे वो उस टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है, कैसे एडमिनिस्टर करवाया जाता है, कैसे जो टेस्ट होता है उसकी स्कोरिंग किस तरीके से की जाती है, फिर इंटरप्रिटेशन किस तरीके से बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें एक साइकोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए। शी और ही ऑल्सो शुड बी फेमिलियर विद द टेस्ट आइटम्स, हाउ इट वॉज डेवलप्ड एंड द नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट। और जो टेस्ट के नॉर्म्स है ना, और कि उसके जितने भी उसमें आइटम्स हैं, यानी कि जो भी हमारा टेस्ट है उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं हमारे, उस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये जो आइटम लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है, हम क्यों पूछ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए। It is important that the psychologist select proper tests for psychological assessment, keeping in mind the age group, the conditions and the objective of the testing the individual client. और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो साइकोलॉजिस्ट है उसे पता हो कि ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट किस इंसान पर करा जा सकता है, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि हम सिर्फ छोटे बच्चों पे कर सकते हैं, वो अडल्ट के लिए नहीं है, कुछ ऐसे जो सिर्फ अडल्ट के लिए हैं वो हम बच्चों पर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए और दिमाग में पता होना चाहिए कि हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा क्या कंक्लूजन निकले, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें टेस्ट सिलेक्ट करना होता है, हमें असेसमेंट सिलेक्ट करनी होती है। अब थर्ड है हमारा, द क्लाइंट शुड बी ब्रीफ्ड अबाउट द इंटेंट एंड यूज़ ऑफ द टेस्ट बिफोर कंडक्टिंग ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब क्या है कि हम जो भी हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है, उसको हमें पहले से डिटेल में सब कुछ बता देना चाहिए कि ये जो टेस्ट है हम क्यों कर रहे हैं, इस टेस्ट को करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये टेस्ट हम क्यों लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस टेस्ट को, इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को, इससे हमें क्या मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं कि हम 10-12 टेस्ट उसको बताने ज़रूरत एक ही है, लेकिन हम उसको 10-12 टेस्ट बता देने पैसा बनाने के लिए, तो वो चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमें पहले से ही क्लाइंट को सारी चीज़ें बता देनी पड़ती हैं, इसको बोलते हैं हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि पहले से ही पेशेंट जो है, जो भी हमारा क्लाइंट है, उसको पता है कि ये टेस्ट क्या है और क्यों करा जा रहा है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। Thus, it requires that the client be informed about the purpose of testing and consent obtained for administering the test. और इसमें क्या होता है इन्फॉर्म कंसेंट में, कि हमने क्लाइंट को पहले से सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है टेस्ट के बारे में, कि क्या पर्पस है इस टेस्ट का, और इस टेस्ट को करने के दौरान क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, सारी चीज़ें हमें उससे पहले से बता के रखनी है। फोर्थ है हमारा, द क्लाइंट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ टेस्ट फाइंडिंग्स। अब हमें क्लाइंट को ये भी इंश्योर करवाना है कि भाई जो टेस्ट की फाइंडिंग्स होगी वो सिर्फ क्लाइंट के बीच में और जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहा है उस इंसान के बीच में ही रहेगी, हम उसे दुनिया में सबके सामने नहीं लाने वाले, ठीक है। कोई भी फाइंडिंग्स है वो सबको नहीं पता चलेगी, सिर्फ जो क्लाइंट है और जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसी के बीच में रहेगी, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। फिफ्थ है हमारा, एज अ साइकोलॉजिस्ट और अ रिसर्चर you are also required to provide and report the findings in an unbiased way. अब देखो ये तो बहुत क्लियर है कि आप साइकोलॉजिस्ट हो या फिर कोई रिसर्चर हो, तो जो भी आपकी फाइंडिंग्स होनी चाहिए वो अनबायस्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें आपके सोच विचार नहीं आने चाहिए। अगर आपके सामने आप किसी इंसान के ऊपर कोई टेस्ट करें तो उसमें आप अपनी सोच नहीं लगा सकते कि मेरे अकॉर्डिंग ये इंसान इस तरीके का हुआ, बेशक रिजल्ट कुछ हो रहा है, बट आपकी जो
सोच है वो उधर नहीं दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। उसको आप उसकी वजह से क्या हमारा टेस्ट जो है इतना रिलायबल नहीं बनेगा, ठीक है। कम्युनिकेटिंग टेस्ट रिजल्ट्स इन अ प्रॉपर वे इन एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कम्युनिकेटिंग टेस्ट रिजल्ट इन अ प्रॉपर वे इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब जो टेस्ट है उसके जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में बात करना, बेशक रिजल्ट कुछ भी आया आपको उसके बारे में अच्छे से बात करनी पड़ेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का, आपको एक प्रॉपर वे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट है वो ऐसा है कि जो आपको लगता है कि इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, सही नहीं है, वो आपकी सोच उधर नहीं लगाना है, आपको जो रिजल्ट है वो आपको एज इट इज़ बताना है कि ये रिजल्ट है, इस पूरे टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद, एडमिनिस्टर करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब सिक्स्थ है हमारा, एज अ साइकोलॉजिस्ट वी नीड टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट। इट इज़ अनएथिकल टू यूज़ और शेयर द साइकोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द क्लाइंट विदाउट देयर कंसेंट। अब हमें क्या है, वही कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट जो है दोबारा से आ गया कि हमें क्लाइंट की जो भी रिपोर्ट है, ठीक है, जो भी रिजल्ट है वो हम उससे बिना पूछे किसी को नहीं बता सकते। इवन अगर जो क्लाइंट है, मान लो कि वो कोई 18-19 साल का कोई है बच्चा, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको लेकर के आए, हम उसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट हमने लगा दिए, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट है हम उससे बिना पूछे भी उसके पेरेंट्स को नहीं दे सकते। However, there are exceptions to it when there is a risk to the life of the client or to the society। हाँ, बट यहाँ पर ये एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि फाइंडिंग्स में जो भी हमने टेस्ट करे, जो भी इंटरव्यू वगैरह भी लिया है, उसमें क्या अगर हमें ये रिजल्ट मिला है कि पेशेंट या जो भी क्लाइंट है वो अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है या फिर फैमिली वालों को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, अगर हमें ऐसी कोई चीज़ पता चली तो हम बता सकते हैं। अदरवाइज बिना उसके कंसेंट के, बिना उससे पूछे हम कोई भी रिजल्ट, कोई भी बातें हम किसी और को नहीं बता सकते, ये भी अनएथिकल होगा। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द टेस्ट टेकिंग सिचुएशंस एंड द एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द टेस्ट टेकर्स क्लाइंट्स एज दीज में अफेक्ट द टेस्ट रिजल्ट्स। अब क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस सिचुएशन में टेस्ट ले रहे हैं, साथ में जो भी एथनिक और कल्चरल बैकग्राउंड है उस क्लाइंट का जो भी हमारे सामने आया है या फिर जो भी टेस्ट टेकर है उसका एथनिक और कल्चरल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि क्या उसे टेस्ट में सारी चीज़ें, वर्ड्स जो है समझ में आ रहे हैं, क्या उसकी लैंग्वेज उसको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या वो इसे समझने के लिए मतलब सक्षम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें कि क्या वो जो पर्सन है, जो भी टेस्ट दे रहा है, जो क्लाइंट है, जो टेस्ट टेकर है, क्या वो उस टेस्ट की टर्म्स जो हैं, जो उसके जितने भी आइटम्स है उस टेस्ट के अंदर, क्या उसे समझ पा रहा है, क्या उसको इतनी नॉलेज है कि वो उसे अच्छे से समझ पाए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मेक श्योर करनी पड़ती है, इंश्योर करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मेक श्योर करनी पड़ती है, इंश्योर करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमने सारे जो एथिक्स थे, 7 एथिक्स थे साइकोलॉजिकल असेसमेंट के, वो हमने पढ़ लिए हैं, काफ़ी ईजी थे, आप अपनी तरफ से भी बना करके लिख सकते हो एग्जाम में, कोई इतना मुश्किल नहीं था। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारी पर्सनैलिटी असेसमेंट। जो अभी हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं किसी के ऊपर, उसके यूजेस क्या क्या हैं, ये पर्सनैलिटी असेसमेंट बना के उसके काम किधर आता है, ठीक है, वो सब हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट जो ये पैराग्राफ है इसमें बस ये बता रखा है कि अलग अलग जगहों पर इसका यूज़ होता है। पर्सनैलिटी असेसमेंट करके क्या है कि हम किसी भी पर्सन के क्या बेसिक ट्रेड्स हैं, ठीक है, उन ट्रेड्स को हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। फिर उससे हम सोच सकते हैं कि हम इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं कि इसके सोशल रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, किस करियर इसके लिए कौन सा अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी किस तरीके से है, ठीक है, कि कौन से वर्क के लिए ज़्यादा सुटेबल कौन सा वर्क रहेगा इस इंसान के लिए, वो सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं। तो जो हमारे सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर देंगे कहाँ कहाँ पर इसके यूजेस है। फर्स्ट क्या है, पर्सनैलिटी असेसमेंट हैज़ अ ब्रॉड स्कोप इन स्कूल एंड एजुकेशनल सेटअप्स। अब जो भी स्कूल और एजुकेशनल सेटअप्स है हमारे, वहाँ पर क्या इसका ज़्यादा रोल होता है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा काम होता है। स्कूल और एजुकेशनल सेटअप्स में कैसे काम आएगा, पर्सनैलिटी हैज़ बीन रिलेटेड टू द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। अब जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी होती है, वो उसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी अफेक्ट करती है। कुछ रिसर्चेज हुई थी, स्टेवेंस एंड स्लेवन 1995 में, हैव फाउंड दैट द ट्रेट एग्रीएबलनेस। अब ये जो ट्रेट्स के बारे में हमने पहले कुछ चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ट्रेट्स क्या होते हैं और ये एग्रीएबल वाला ट्रेट क्या होता है। अब तो जो ये एग्रीएबलनेस है, एग्रीएबलनेस वाला ट्रेट क्या है कि वो हर चीज़ को अपना रहा है, ठीक है, दूसरों की मदद भी कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ों को। ये वाला जो ट्रेड होता है ये होता है एग्रीएबलनेस, कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल अचीवमेंट। अब किसी बच्चे में, किसी भी चाइल्ड में अगर एग्रीएबल वाला ट्रेट होगा तो क्या होगा कि वो ज़्यादा एजुकेशनल अचीवमेंट कर सकता है, एजुकेशन में काफ़ी अचीवमेंट कर सकता है। सिमिलरली अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, दूसरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर किसी बच्चे में, जैसे कि लाइक कॉन्शियसनेस विच रेफर्स टू बीइंग सिस्टमैटिक एंड थॉटफुल, में ऑल्सो इन्फ्लुएंस एकेडमिक सक्सेस। अब कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि इंसान बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेता है, बहुत प्लानिंग करता है। ये ट्रेट का मतलब ये होता है कि इस ट्रेट में क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेगा, स्ट्रैटेजीज बनाएगा और बहुत सोच समझ करके फिर कोई डिसीजन लेगा, ऐसे बहुत जल्दबाज में कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। तो ये वाला ट्रेट अगर किसी चिल्ड्रन में होगा, किसी बच्चे में होगा, तो वो उसके एकेडमिक के सक्सेस को काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि वो बहुत ही प्लानिंग बना करके, अपना टाइम टेबल बना करके कि मुझे इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अननेसेसरी तो इसको नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें उसमें होगी। ट्रेट उसमें होगा तो उसके एकेडमिक सक्सेस को वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जो स्टडी थी ये बता रही थी कि जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, कि जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस और जितने भी ट्रेट्स होते हैं, वो क्या है हमारी एकेडमिक्स को भी, जो हमारी परफॉर्मेंस है किसी भी बच्चे की, चाइल्ड परफॉर्मेंस है, उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैव ऑल्सो बीन लिंक्ड टू बुलिंग।
अब जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो बुलिंग से भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग फिनोमिनन एट स्कूल, अब बुलिंग जो है स्कूल में सबसे ज़्यादा होती है। स्टडीज़ हुई थी कुछ 1993 में और 2003 में, हैव एग्जामिन्ड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ दोज इंगेज इन बुलिंग एंड फाउंड बुलीज टू बी हाई ऑन साइकोटिसिज्म। अब ये एक ट्रेट होता है साइकोटिसिज्म। अब ये जो है बुलिंग, जो भी बच्चे बुलिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, दूसरों को बुली करते हैं, उनमें ये ट्रेट ज़्यादा पाया जाता है। दिस हैज़ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल बुलीज एंड प्रिवेंशन ऑफ बुलिंग। अगर इस ट्रेट को हम पहले पता लगा लें कि हाँ भाई ये हम चिल्ड्रंस के ऊपर पर्सनालिटी टेस्ट करें, फिर हमें पता चल जाए कि हाँ ये बच्चे में ये साइकोटिसिज्म ज़्यादा है या फिर एग्रीएबलनेस है या फिर कॉन्शियसनेस है, तो ये सारे ट्रेट्स हमें पता चल जाएंगे, तो हम उसको पहले ही सुधार सकते हैं। अगर कोई हमें ऐसा जैसे साइकोटिज्म है तो ये बुलिंग, जो बच्चे बुलिंग करते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हमें पहले ही पता है कि हाँ भाई इस बच्चे में साइकोटिज्म का ट्रेट ज़्यादा है, तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, शुरुआत से ही इसको सुधार सकते हैं, ताकि हम क्या है कि बुलिंग को कम कर सकें। तो ये था कि पर्सनैलिटी असेसमेंट का यूज़ स्कूल्स में और एजुकेशनल सेटअप्स में कैसे होता है। तो स्कूल्स और एजुकेशनल सेटअप हो गया एक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, पर्सनैलिटी असेसमेंट हैज़ बीन वाइडली यूज इन करियर डिसीजन। अब पर्सनैलिटी असेसमेंट का एक यूज़ तो हो गया स्कूल्स में और एजुकेशनल सेटअप में, दूसरा कहाँ पर होता है, करियर डिसीजन के लिए। अब करियर डिसीजन के लिए कैसे होगा, एंड फाइंडिंग आउट एंड फिट बिटवीन करियर रिक्वायरमेंट्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें स्टूडेंट्स को बताने कि उनके लिए कौन सा करियर ज़्यादा सुटेबल रहेगा, फिर किसी भी पर्सन के लिए कौन सा करियर ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तो हम क्या है उसका पर्सनैलिटी असेसमेंट कर सकते हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट से हम क्या पता लगा सकते हैं कि इस पर्सनैलिटी का इंसान किस करियर में ज़्यादा सुटेबल रहेगा। जैसे अगर किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको रिस्क टेकिंग, उसमें बिहेवियर होना चाहिए, रिस्क टेकिंग के ट्रेट्स होनी चाहिए, पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अपने आप को संभाल सके। तो हर कोई उधर नहीं जा सकता, तो जिसमें भी ये ट्रेट्स होंगे उनके लिए वो जो एरिया है, वो जो करियर फील्ड है वो ज़्यादा सुटेबल रहेगी। अगर किसी को टीचर बनना है तो उसको एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर जो है पेशेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें पर्सनैलिटी असेसमेंट से पता चलेगी कि हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हें टीचिंग की फील्ड में जाना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स नीडेड फॉर द डिफरेंट कैरियर सच एज टीचर, डॉक्टर, मैनेजर, फैशन डिजाइनर, पॉलिटिशियन एंड सोल्जर? While it may not be that much crucial to have typical traits for success in some careers, possessing certain personality traits is necessary for some other careers. अब इसमें क्या कि डिफरेंट हमें फील्ड्स बता रखे कि टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, ठीक है, फैशन डिज़ाइनर हो गया, सोल्जर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया। अब क्या आप बता सकते हो कि इन सब फील्ड्स के लिए कौन सा हमें ट्रेट चाहिए? तो हमें सब फील्ड्स में जाने के लिए एक ही ट्रेट की जरूरत नहीं पड़ती। कोई ट्रेट है जो टीचिंग में तो काफ़ी अच्छा है, बट किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए वो ट्रेट वो इतना बेनिफिशियल है नहीं, उसको दूसरी ट्रेट की जरूरत है। किसी को फैशन डिज़ाइनर बनना है तो उसे दूसरी ट्रेट की जरूरत है। तो वहीं पर क्या होता है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, डिफरेंट है। हर ट्रेट जो है हर जगह पर काम नहीं आ पाता है, ठीक है। किसी को टीचर बनना है तो उसको पेशेंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एग्रीएबलनेस भी होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए उसमें। तो ऐसे डिफरेंट ट्रेट्स हैं। तो जब हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं किसी की, तो वहाँ पे क्या है कि हमें कुछ सिग्निफिकेंट हमें वो चाहिए होती है पर्सनैलिटी ट्रेट, जिससे हम पता लगा सके कि हाँ ये एक फील्ड है, तो इस फील्ड में हमें कौन सा ट्रेट की जरूरत होती है। अगर स्टूडेंट में उस चीज़ का ट्रेट है, वो ट्रेट है कि जो कि इस फील्ड के लिए काम आएगा, तो हम उसे बता सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फील्ड तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो यही चीज़ होती है करियर काउंसलिंग में। जब करियर काउंसलिंग होती है, करियर सिलेक्शन में हम यही पर्सनैलिटी असेसमेंट का काफ़ी यूज़ होता है। तो एक तो हो गया था हमारा कि हमने पढ़ा था कि एजुकेशनल सेटअप और स्कूल सेटिंग्स में पर्सनैलिटी असेसमेंट का यूज़ होता है। दूसरा हमने पढ़ लिया है कि करियर डिसीजन में, करियर काउंसलिंग के लिए, करियर सिलेक्शन के लिए भी हम पर्सनैलिटी असेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लिनिकल यूज़, कि क्लिनिकल सेटिंग्स में भी हमें पर्सनैलिटी असेसमेंट करने की, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट की ज़रूरत होती है। द क्लिनिकल यूज़ ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द यूज़ ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कि हमें कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको डायग्नोज करने के लिए भी हमें पर्सनैलिटी असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैसे होगी कि हम सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। डिसऑर्डर का क्या मतलब होगा कि जब वो पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तब वो क्या बन जाता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो उसके लिए भी हमें क्या, पहले इंसान की पर्सनैलिटी जानना ज़रूरी है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसका क्या डायग्नोज बने। तो उसमें भी हमें पर्सनैलिटी असेसमेंट की जरूरत होती है। इट हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर काउंसलिंग ऑल्सो। काउंसलिंग सेटिंग्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी का हमें पता है तो उस अकॉर्डिंग हम उस इंसान से बात करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। We know that type A personality are more competitive, ambitious, restless, has compulsive tendencies, lack introspection, aggressive in nature and have a urgency of time always. तो क्या होता है कि जो टाइप ए, ये कैटेगरी है टाइप ए पर्सनैलिटी की, उसमें क्या होता है कि इंसान क्या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होता है, एम्बिशियस होता है, ठीक है, कभी वो एक जगह टिक के नहीं बैठता, और लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपने आप में कम झांकता है, अपने आप को कम देखता है, दूसरों में ज़्यादा देखता है कि देखो इसमें कमी है, इसमें कमी है। एग्रेसिव होते हैं नेचर में, और हमेशा क्या उनको जल्दी इंस्टेंट चाहिए, कि उनको लाइन में ज़्यादा टाइम तक खड़ा होना, उनको गुस्सा आ जाएगा कि इतनी लंबी लाइन है, मुझे इतना वेट करना पड़ेगा। उनसे वेट नहीं होता, उनको जल्दी चाहिए हर चीज़ क्विक।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये होते हैं टाइप ए पर्सनालिटी के फीचर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तब हमें ये कैसे पता चला कि ये पर्सन टाइप ए पर्सनालिटी है, उसके लिए हमें पर्सनालिटी असेसमेंट करनी पड़ती है। इंडिविजुअल हैविंग सच पर्सनालिटी हैव बीन फाउंड टू बी मोर प्रोन टू हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और हमें क्या पाया गया है कि भाई जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग हैं इनको क्या हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं इनको कि हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। दस पर्सनालिटी कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ एंड नोइंग वंस पर्सनालिटी कैन हेल्प अस टू मॉडिफाई आवर हेल्थ बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस। अब क्या है कि पर्सनालिटी असेसमेंट से हमें ये पता चला कि भाई ये पर्सनालिटी टाइप है इस इंसान का, और इस पर्सनालिटी टाइप के इंसान को ये हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, चांसेस ज़्यादा हैं उनको ये हेल्थ प्रॉब्लम होने के, हार्ट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम होने के। तो वहाँ पे क्या हम इंसान को बताएंगे कि भाई तो देखो तुम्हें ये हेल्थ प्रॉब्लम है, तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है, तो इन पर्सनालिटी के लोगों को ये प्रॉब्लम क्या ज़्यादा हो सकती है, तो तुम्हें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। हम मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को, कुछ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिहेवियर में चेंजेस लेकर के आ सकते हैं ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सही हो जाए, सुधर जाए। तो एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमारा पर्सनालिटी हैज़ अ बेयरिंग ऑन आवर हेल्थ एंड वेलबिंग। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो टाइप की पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो जो हमारी पर्सनालिटी है वो हमारी हेल्थ से, हमारी वेलबिंग से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर भी हमें पर्सनालिटी असेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एक तो हमारा सबसे पहले था स्कूल, और सबसे पहले था हमारा स्कूल और एजुकेशनल सेटअप, दूसरा था हमारा करियर डिसीजन, तीसरा था हमारा कि हमें क्लिनिकल यूज़ में भी चाहिए होता है, फोर्थ है हमारा कि हमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जरूरत पड़ती है, कहाँ पर, हमारी हेल्थ और वेलबिंग के लिए। इट इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ प्रैक्टिसेस। स्टडीज हैव फाउंड रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड आवर हेल्थ। स्टडी से हमें पता चला है कि जो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है और जो हमारी हेल्थ होती है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अ स्टडी बाय बूथ कैवले एंड विकर्स 1994 में स्टडी हुई थी। इससे हमें क्या पता चला कि जो ये ओशन है, ये क्या है कि ओशन, ये हमने यूनिट 1 में आई थिंक पढ़ा है हमने। ओशन क्या है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओ से है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी से है कॉन्शियसनेस, फिर है एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिस। फैक्टर्स आर रिलेटेड टू बोथ गुड एंड बैड हेल्थ प्रैक्टिसेस। अब ये जितने भी ट्रेड्स हैं, ये जो ओशन है क्या एक्रोनियम है ये सारे ट्रेड्स का, तो ये जो सारे ट्रेड्स हैं ये क्या ये गुड और बैड हेल्थ प्रैक्टिसेस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड एक्स्ट्रावर्जन, जो एक्स्ट्रावर्जन लोग होते हैं जिनमें एक्स्ट्रावर्जन का ट्रेट होता है। एक्स्ट्रावर्जन क्या, कि वो ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं, उनको चाहिए कि उनके आसपास लोग रहें, एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए लाइफ का, ठीक है, यहाँ वहाँ घूमना, ठीक है, एक्सपोजर की हर चीज़ को ट्राई करके देखना, अपनी लाइफ को जीना, मतलब एक तरीके से ये है एक्स्ट्रावर्जन। और कॉन्शियसनेस टू बी रिलेटेड टू हेल्थियर लाइफस्टाइल। जो एक्स्ट्रावर्जन लोग होते हैं तो इन लोगों का कि ज़्यादा हेल्थियर लाइफस्टाइल जीते हैं। एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस वॉज फाउंड टू बी रिलेटेड टू मोर ओपननेस टू एक्सपीरियंस वॉज फाउंड टू बी रिलेटेड टू मोर रिस्की बिहेवियर्स लाइक टेकिंग ड्रग्स एक्सेट्रा। अब जो ओ यानी कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाला जो ये ट्रेट है, ये जिसमें होगा कि उनमें ज़्यादातर चांसेस क्या है कि वो ड्रग्स एडिक्शन और अल्कोहल वगैरह भी वो लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनका क्या ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नए नए एक्सपीरियंसेस उनको चाहिए। तो जो ड्रग्स से और अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह इन सब से भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, इसको भी ट्राई करने, इसको भी एक्सपीरियंस करने का उनको शौक हो जाता है। तो ये था कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारी हेल्थ से, हमारी वेलबिंग से कैसे उनका रिलेशनशिप होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, पर्सनैलिटी असेसमेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब जो हमारी पर्सनैलिटी असेसमेंट है उसका यूज़ हम लोग इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। वी नीड टू नो हाउ आवर पर्सनैलिटी अफेक्ट्स अस एज वेल एज अदर्स इन द वर्क प्लेस। अब हमारी पर्सनैलिटी क्या सिर्फ हमें तो अफेक्ट नहीं करती, बल्कि हमें भी अफेक्ट करती है, साथ साथ हमारी वर्क प्लेस पे जितने हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको भी अफेक्ट करती है। दिस ऑल्सो बिकम्स क्रूशियल एज वी स्पेंड अ मेजर चंक ऑफ आवर टाइम इन द वर्क प्लेस अलॉन्ग विद आवर कलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स एंड पीयर्स। अब वहाँ पर भी हमें काफ़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम के अपने कलीग्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ जो कि वर्क प्लेस में हमारे साथ रहते हैं उनके साथ बिताते हैं। तो वहाँ पर भी हमें वहाँ पर भी पर्सनैलिटी असेसमेंट का काफ़ी रोल होता है। इट बिकम्स एसेंशियल टू हैव पीपल मैनेजिंग स्किल्स। अब वहाँ पर हमें पीपल मैनेजिंग स्किल्स की जरूरत होती है। जब हम इतने सारे लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो हमें पीपल मैनेजिंग स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, परसिवियरेंस, मैनेजिंग इमोशंस, लीडरशिप क्वालिटीज़ एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम एफिशिएंटली फंक्शन कर सकें, वर्क प्लेस में अच्छे से सर्वाइव कर सकें। इस सब के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क इन टीम। हमें टीम वर्क करना आना चाहिए, मोटिवेट करना, इनकरेज अदर्स एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर इतने सारे लोग हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन तो होगी। अब ये तो है नहीं रोज़ आप लड़ाई करके रहोगे, तो हमको कम्युनिकेट भी करना पड़ता है इफेक्टिवली, ताकि लोग भी हमारी बात सुने, हम भी लोगों की बात सुने और हमारी जो वर्क लाइफ है वो अच्छे से चले। In fact, personality traits contribute more to job performance, job satisfaction and success in the organization than the academic degrees only. अब यहाँ पर क्या जो हमने ऊपर पढ़ा था कि academics में भी हमें क्या है पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे काफ़ी रोल प्ले करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा जो पर्सनालिटी ट्रेट्स का रोल होता है वो हमारी जॉब सेटिस्फैक्शन में, जो परफॉर्मेंस में काफ़ी उसका ज़्यादा, और हम कितना ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी काम करें उसमें हम कितना सक्सेसफुल होंगे, वहाँ पर भी हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू द academic degrees only. ओके अब ये तब लास्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन मैनी अदर फील्ड्स सच एज। अब सिर्फ इतनी फील्ड्स तो हमने थोड़ी सी डिटेल में पढ़ी हैं, बस इसके अलावा क्या है और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर पर्सनालिटी असेसमेंट्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, मिलिट्री सेटिंग्स हो गया जिसमें पहले बताया था, डिफेंस सर्विस रिक्वायर अ पर्सन टू वर्क इन टिपिकल कंडीशंस एंड विद अ टिपिकल वर्क स्ट्रक्चर एंड हायरार्की
Hence the person needs to have specific personality traits. अब स्पोर्ट्स में, मिलिट्री सेटिंग्स में, डिफेंस में क्या अलग तरीके के कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि क्या इतनी डिफिकल्ट, इतनी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर उनको सर्वाइव करना पड़ता है, तो वैसे ही कुछ ट्रेट्स उनको चाहिए। किसी पर्सन में वैसे ट्रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उस सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। तो ये अलग अलग ऐसी सेटिंग्स से, अलग अलग जगहों पर हमें क्या पर्सनैलिटी असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया है कि हमें कौन कौन से एथिक्स होते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के, और कौन कौन सी जगहों पर कहाँ कहाँ पर पर्सनैलिटी असेसमेंट का यूज़ किया जाता है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि पर्सनैलिटी एथिक्स और पर्सनैलिटी असेसमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से पर्सनैलिटी असेसमेंट के मेथड्स होते हैं, किन किन तरीकों से हम पर्सनैलिटी असेसमेंट एडमिनिस्टर करवाते हैं। ठीक है, तो वो सारे मेथड्स अब हम पढ़ेंगे। तो ब्रॉडली क्या है, 2 ग्रुप होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या आ जाता है, हमारा ऑब्जर्वेशन आ जाता है, इंटरव्यू आ जाता है, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज और क्वेश्चनर्स आ जाते हैं, रेटिंग स्केल, बिहेवियरल डेटा, सिचुएशनल टेस्ट, ये सारे आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या आ जाते हैं, हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसमें कि हम इनडायरेक्टली पेशेंट्स, जो भी हमारे पास क्लाइंट होता है, उससे हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, हम उससे कोई ड्राइंग बनवाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, वो करवाते हैं कि हमने आधा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कि जो फिलअप्स है उनको फिल करो, है ना। फिर हम उससे पता लगाते हैं कि इस पर्सन की क्या पर्सनैलिटी है या फिर क्या इसके मन में चल रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये होते हैं इनडायरेक्ट मेथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आ जाती हैं इसके अंदर। और डायरेक्ट मेथड में हमारी सारी ये ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज वगैरह ये सब आते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन ये तो पता ही होगा कि हम क्या है, ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को, जो भी हमारे पास क्लाइंट है, जो भी पर्सन है जिसके ऊपर हम एज पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज अ डायरेक्ट मेथड, जो हमने ऊपर ही पढ़ा था, वेयर द पर्सन इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन में पेशेंट को, जो भी क्लाइंट है, जो भी पर्सन है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ आई वॉन्ट to know about the personality of individual, I would be able to know it if I observe that person in various situations. जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड है, ये क्या है कि अगर हमें किसी पर्सन की पर्सनालिटी को असेस करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको डिफरेंट सिचुएशंस में हमें देखना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसकी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इतना फिजिबल नहीं है, इतना फिजिबल मेथड नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हम किसी के अराउंड, हम 24 घंटे उसके आगे पीछे नहीं घूम सकते किसी के बिहेवियर को असेस करने के लिए। बट क्या है, फिर भी कि कितना ही टाइम कंज्यूमिंग हो, कि नहीं इसमें पैसा लग जाए, फिर भी हम क्या कि ये जो डायरेक्ट मेथड है, ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, काफ़ी ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है पेशेंट, क्लाइंट के बारे में, उस पर्सन के बारे में, क्योंकि हम किसी तीसरे पर्सन से उसके बारे में नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने जो उसकी बायसेस है वो उसमें आकर के वो हमें बता रहे हैं, बट हम क्या डायरेक्ट उसको देख रहे हैं, खुद से ऑब्जर्व करें, तो हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है काफ़ी अच्छा है उस चीज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजिस्ट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू व्यू अ पैटर्न इन बिहेवियर विच एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट स्पेसिफिकली। तो ऑब्जर्वेशन के टाइम पर होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट क्या है, उसके पास पहले से एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे कौन सा बिहेवियर असेस करना है। अब एक इंसान में दुनिया भर के बिहेवियर होंगे, ठीक है, हमें पहले से हमारा एक स्पेसिफिक गोल होता है कि हमें किस बिहेवियर को, कौन से बिहेवियर पैटर्न को हमें ज़्यादा देखना है। ठीक है, हमारे पास एक पहले से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें एक पूरा पैटर्न देखना है कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई थी, कंडीशंस, ये सारे कॉजेस थे, उसका ये इफेक्ट आया, कॉज एंड इफेक्ट हमें स्पेशली देखना होता है। While observing the client, a psychologist will make notes which are further used to draw conclusions about the client based on the observation made. अब क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या है, उस दौरान पे जब वो पेशेंट को ऑब्जर्व भी कर रहा है, क्लाइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, पर्सन को ऑब्जर्व करे, तो साथ साथ अपने नोट्स बनाता रहेगा, जो कि हेल्प करते हैं कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने में, कि लास्ट में जो हम कंक्लूजन बनाएं, तो उसी के बेसिस पे जो हमने नोट्स बनाए, उसी के बेसिस पे हमारे कंक्लूजन बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो नेचुरल सेटिंग्स को नहीं, जो नेचुरल कंडीशंस है उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, अपनी मर्जी से सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकता। ऑब्जर्वेशन मेथड में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। अब जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 तरीके की होती है। एक बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट के इन्वॉल्वमेंट पे बेस्ड करती है। अब क्या है, एक जो मेथड होता है वो तो होता है नॉन पार्टिसिपेंट, और एक होता है पार्टिसिपेंट। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। अब सबसे पहले क्या है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, इज वेयर द साइकोलॉजिस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ग्रुप अंडर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में कि साइकोलॉजिस्ट खुद एक ग्रुप का पार्ट बनता है। अगर उसे किसी भी ग्रुप के बारे में ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो उस ग्रुप का ही पार्ट बन गया है और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले रहा है, सबको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके साथ साथ घूम रहा है। ठीक है, पूरे टाइम उन सबको देखते जा रहे हैं, अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें साइकोलॉजिस्ट खुद से पार्टिसिपेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कुंभ फेस्टिवल, अ रिलीजियस फेस्टिवल of the Hindus in India, a psychologist may plan to be a part of a monk group and will thus participate in all activities of that group and will make careful notes of the observation. अब इसमें एग्जांपल से बता रखा है कि एक कुंभ का फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, कुंभ का मेला लग रहा है। अब वहाँ पे एक रिलीजियस फेस्टिवल है, वो हमारे हिंदुइज्म का इंडिया में, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, उसको वो एक monk का ग्रुप है, कुछ साधुओं का ग्रुप है, उसमें उसने पार्टिसिपेट कर लिया, वो भी इनके साथ मिल गया, ठीक है। अब वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद से पार्टिसिपेट कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, जैसे और सब लोग जो भी ग्रुप में दूसरे लोग सब कर रहे हैं वही सब कर रहा है। तो उसको क्या बहुत सारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, एक रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो अपने नोट्स बनाएगा ताकि वो अपने कंक्लूजन ड्रॉ कर सके।
ये हो गया हमारा पार्टिसिपेंट मेथड. इन सच अ केस द सेल्फ एक्सपीरियंस में हेल्प द साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन मच बेटर वे. ऑन द अदर हैंड हिज और हर ओन एक्सपीरियंस में कलर द परसेप्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ मॉक्स. अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट है उसने खुद से एक्सपीरियंस करें वो सारी चीज़ें, तो उसका सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है वो भी हमें काफ़ी अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये लोग क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद से सब चीज़ें उसने एक्सपीरियंस करी हैं, तो वो दूसरों को समझा भी अच्छे से सकता है. ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है कि हिज और हर ओन एक्सपीरियंस में कलर द परसेप्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ मॉन्क्स. बट उसके खुद के ही एक्सपीरियंस, अब उसके खुद के बाइसेस भी यहाँ पर कम आ सकते हैं, यहाँ पर जो है एक हर्डल बन सकते हैं, क्योंकि उसकी खुद की क्या सोच है ग्रुप के मॉन्क्स ऑफ उन मॉन्क्स के बारे में, कि क्या वो खुद से उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मानता है नहीं मानता है, वो भी हमारी जो ऑब्जर्वेशन रिजल्ट आएगा उसको कलर कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आ सकते हैं. तो ये हो गया. अब दूसरा मेथड क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेंट मेथड. इसी का ऑपोजिट. पार्टिसिपेंट में क्या था कि साइकोलॉजिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होगा कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दूर से बस उसको ऑब्जर्व करेगा. नॉन पार्टिसिपेंट इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड. ये क्या है कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसे कहा जाता है. इन दिस साइकोलॉजिस्ट डज नॉट सीक टू पार्टिसिपेंट एज अ ग्रुप मेंबर, रेदर ऑब्जर्व द क्लाइंट और ग्रुप फ्रॉम अ डिस्टेंस टू नोट डाउन द ऑब्जर्वेशंस अबाउट द क्लाइंट. इसमें क्या है कि साइकोलॉजिस्ट खुद से पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी सेटिंग्स में, किसी भी मतलब ग्रुप का पार्ट नहीं बनता इसमें. दूर से क्या है सिर्फ जो भी हमारा क्लाइंट है उसको एक डिस्टेंस पर होकर के देखता है, ऑब्जर्व करता है, और फिर उसके बेसिस पे वो अपने ऑब्जर्वेशन के नोट्स क्या है वो तैयार करता है. दिस इज कंसिडर्ड एज अ गुड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एज द क्लाइंट इज बिहेविंग एंड इंटरेक्टिंग इन अ नेचुरल एनवायरमेंट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट. अब इसमें क्या ये ज़्यादा अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या जो क्लाइंट है वो अपनी तरीके से सारे काम कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, और उसको कुछ मतलब नहीं है कि क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से सारी चीज़ें कर रहा है, और साइकोलॉजिस्ट दूर से खड़ा होकर देख करके सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कलेक्ट कर रहा है. द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, अब जो एक अकेला ड्रॉबैक है इस मेथड का वो क्या है, इज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग. एट टाइम्स द साइकोलॉजिस्ट में सिट द एंटायर डे ऑब्जर्विंग द क्लाइंट एंड मे नॉट बी एबल टू मेक नोट्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दैट ही और शी डिजायर टू ऑब्जर्व. अब इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि पूरे दिन को साइकोलॉजिस्ट बैठा रहे कि हाँ भाई कुछ एक स्पेसिफिक, कुछ एक अलग सिग्निफिकेंट हमें कुछ देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगा, और वैसा कुछ नहीं होता. क्योंकि काम तो हम लोग करते ही रहते हैं, बिहेवियर तो हर किसी का दिखता है ना, कोई खाना खा रहा है, कोई चल रहा है, फिर अब ये सब चीज़ें थोड़ी ना साइकोलॉजिस्ट नोट करते हैं. वो तो एक कोई सिग्निफिकेंट उनको ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, एक सिग्निफिकेंट ट्रेट जिससे वो पता लगा सके, ठीक है, कि इस सिचुएशन में इस इंसान ने अलग तरीके से बिहेव करा है. वो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनको देखने होता है, वो अगर उन्हें नहीं मिलते, हो सकता है कि पूरे दिन में ना मिले, हो सकता है 2-3 दिन भी ना मिले, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. अब क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये काफ़ी यूजफुल मान जाते हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में, जैसे कि एग्जांपल इसमें समझा रखा है. ऑब्जर्विंग द चाइल्ड्स बिहेवियर इन अ होम सेटिंग और अ टीचर ऑब्जर्विंग द चाइल्ड इन अ स्कूल सेटिंग और द साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्विंग अ क्लाइंट इन अ क्लिनिकल सेटिंग. ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी डन सिस्टमैटिकली एंड रिकॉर्ड नीड्स टू बी मेंटेन प्रॉपर्ली. अब क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग्स है, डिफरेंट सिचुएशंस है जहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड काफ़ी यूजफुल है. जैसे कि पेरेंट्स अपने घर में जो है अपने चाइल्ड का बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और जो टीचर्स हैं वो स्कूल में अपने चिल्ड्रंस का, जो भी उनके स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, उन सबका बिहेवियर को असेस कर रहे हैं, उन सबके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. स्कूल सेटिंग्स में एक साइकोलॉजिस्ट है वो अपने क्लिनिक में जो क्लाइंट आया उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है. ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी डन इन सिस्टमैटिक. अब जो ऑब्जर्वेशन ये नहीं कि आप बैठ के बस उसको देखते जाओ अपने ख्याल में खो गए, वो अपना बिहेवियर कर दे, ठीक है. वहाँ पर क्या आपको काफ़ी माइंडफुल होना पड़ता है, काफ़ी अलर्ट होना पड़ता है, और काफ़ी सिस्टमैटिकली आपको रिकॉर्ड बनाने होते हैं, ठीक है, नोट्स बनाने होते हैं प्रॉपर्ली, कि आप क्या उससे कंक्लूजन बनाने वाले, तो काफ़ी सिस्टमैटिक वे में आपको बनाने पड़ते हैं. इट कैन कंटेन इन्फॉर्मेशन सच एज टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब उसमें आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कि आप कब से आपने जो है ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करा है, कितनी ड्यूरेशन थी ऑब्जर्वेशन की, किस कॉन्टेक्स्ट में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कितने दिनों से चल रही है ऑब्जर्वेशन, और आप कितनी बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हो. अगर आप किसी क्लाइंट को देख रहे हो, ठीक है, आपने कितनी बार उसकी ऑब्जर्वेशन करी है, वो भी आपको सारा लिखना पड़ता है. सिस्टमैटिक वे में आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है. अभी आ जाते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या क्या है. एडवांटेजेस क्या है, इट ऑफर्स फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन. जो मैंने पहले बताया था कि एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है क्लाइंट के बारे में when the individual is actually engaging in a behavior, so it may be more accurate. क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है जब जो भी क्लाइंट है वो अपना काम कर रहा है, नेचुरल सेटिंग्स में अपनी बिहेवियर को कर रहा है, उस टाइम पर आपको क्या कि आप उसको दूर से देखोगे या फिर उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी. क्योंकि अगर कोई तीसरे पर्सन से आप पूछ रहे तो हो सकता है कि वो अपनी सोच उसमें लगा करके आपको बता रहा है, तो वो इतनी रिलायबल नहीं मानी जाएगी, इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी, जो कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो कि आप खुद से कर रहे हो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी. लिमिटेशन क्या है, वही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. और दूसरा क्या है कि टू लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इसमें बता रखा है. फर्स्ट क्या है, ऑब्जर्वर बायस, कि जो भी ऑब्जर्वर है यानी कि जो भी साइकोलॉजिस्ट है उसके बायसेस इसमें हिंडर कर सकते हैं. द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग हैव हिज ओन बायसेस, बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम विच में अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन
प्रोसेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन डेटा। अब जो ऑब्जर्वर के बायसेस हैं उसकी वजह से भी जो उसके खुद के बायसेस, उसके खुद के बिलीव्स हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो भी हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को, उसकी इंटरप्रिटेशन को, डेटा कलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भी, ऑब्जर्वर इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन द पर्सन बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब क्या है, अगर आपको कोई बैठ करके देख रहा है, ठीक है, अगर आप एग्जाम भी लिख रहे हो और जो आपका एग्जामिनर वो आपके सर पे आके खड़ा हो जाए, ठीक है, और आप एग्जाम लिख रहे हो, तो आपको क्या फील होता है कि आपसे लिखा नहीं जाता, क्योंकि कोई आपको कंस्टेंटली देखे जा रहा है कि भाई आप क्या लिख रहे हो, ठीक है, कोई आपको घूर घूर के देख रहा होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आप अपना नेचुरल बिहेवियर नहीं निकाल पाते हो बाहर, ठीक है। अगर आपके मदर, आपके फादर आपको दूर खड़े होकर देख रहे हैं तो आपसे काम नहीं होगा। अगर आप कोई गलती करने वाले तो वो भी आप रोक दोगे, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है वो किसी को ऑब्जर्व करे, तो जो भी पेशेंट है, जो भी क्लाइंट है, जो भी पर्सन है, वो क्या होगा कि वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, वो अपना नेचुरल बिहेवियर नहीं निकाल पाएगा, तो हमें कोई नेचुरल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। बिहेवियर जो पर्सन होगा वो कॉन्शियस हो जाएगा, हो सकता है उससे वो गलती ना होती, बट हम उसे देखे जा रहे तो उससे वो गलती हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये होती हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑब्जर्वेशन मेथड की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और जितने भी मेथड्स हैं उन सबको कवर करेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जितने भी मेथड्स हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वेरी मच।